चलिए अब आपकी रेगुलर क्लास चलेंगी, ठीक है। जो इधर डिस्टरबेंस था हमारा वाला वो ख़त्म हो गया। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे आखिरी क्लास में? रक्त पढ़ रहे थे, ठीक है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें याद है रक्त, और कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी भी रक्त नहीं आता? आज से 100 साल पहले पढ़ाया 2 बार। बताइए कितने लोग ऐसे जिन्हें याद है? बताइए रक्त का पीएच कितना होता है? हाथ उठाओ, कितने लोग जानते हैं? 7.2 या 7.4, जो विकल्प में मिल जाए, ठीक है। चलिए, हमने आपको रक्त बताया, रक्त के बारे में ये भी बताया कि रक्त का कंपोजिशन क्या होता है। कंपोजिशन में क्या क्या बताया था हमने बताया था प्लेन चीज़ें मेनली पाई जाती हैं, प्लाज्मा पाया जाता है और ब्लड सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। प्लाज्मा 55% होता है, ब्लड कितना होता है? बचा कुचा 45%। कोई चीज़ 100% है, उसमें जो फर्स्ट हाफ जितना होगा उसका बचा हुआ भागी तो सेकेंड हाफ होगा, ठीक है। उसके बाद हमने बताया था प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है, तो बताओ क्या क्या पाया जाता है। जिसे नहीं पता है याद कर लेगा घर में जाके, ठीक है, लेकिन याद कर लीजिएगा, अक्सर पेपर में प्रश्न यही आएगा विज्ञान में। फिर बता रहा हूँ, सीधे बोलकर निम्नलिखित में से क्या चीज़ प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होती। उसमें अगर यही बात हमारी ध्यान से पढ़े रहोगे तो क्वेश्चन लगा लोगे, और वो एक क्वेश्चन 100 नंबर के 100 क्वेश्चन के बराबर है। आप ये देख लो कि उसकी क्वांटिटी कितनी कम है और उसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। 50 क्वेश्चन करके 30 क्वेश्चन अर्जित करना अलग बात है, 10 क्वेश्चन करके 6 क्वेश्चन अर्जित करना अलग बात होता है। परसेंटेज निकाल लो कितना हुआ। 50 क्वेश्चन अगर किसी विषय के आएंगे तो 60% कितना करोगे जाके? कितने क्वेश्चंस करने पड़ेंगे? और यहाँ पर 60 क्वेश्चंस करने के लिए कितने क्वेश्चन करने पड़ रहे हैं? 60% के लिए मात्र 6 क्वेश्चन। तो समझ रहे हैं, जितने कम क्वेश्चन उतना ज़्यादा परसेंटेज मिल रहा है, तो इसलिए यही सब क्वेश्चन वहाँ पे आते हैं और कुछ अलग से नहीं आता, ठीक। चलिए, उसके बाद हमने आपको बताया था कंपोजिशन, प्लाज्मा के बारे में तरह तरह की चीज़ें बताई जो ब्लड में हमारे उपस्थित रहती है, ठीक। उसके बाद हमने बताया ब्लड सेल्स होती हैं हमारी 45%। उसमें क्या बताया था हमने कि 2 मुख्य होती हैं और एक सेल नहीं होती, वो सेल के टुकड़े होती है, ठीक है। कभी भी आ जाए पेपर में प्लेटलेट्स है तो कभी कोशिका मत कहिएगा, वो है कोशिका, लेकिन कोशिका के क्या है? टुकड़े हैं, वो कंप्लीट सेल नहीं है वो, ठीक है। तो 3 चीज़ें ब्लड सेल्स में पाई जाती हैं, कौन कौन सी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी का नाम मैंने बताया, डब्ल्यूबीसी का बताया और प्लेटलेट्स का बताया, ठीक। आरबीसी पूरा बताया मैंने, आरबीसी का जन्म कहाँ होता है, आरबीसी की क्वांटिटी कितनी होती है? 55 लाख मिलियन पर mm क्यूब होती है। आरबीसी का जन्म अस्थिमज्जा में होता है। अस्थिमज्जा में भी कौन सी प्रकार की अस्थिमज्जा में? रेड बोन मैरो में होता है, ये भी बताया था हमने। ये भी बताया था कि आरबीसी जो होती हैं वो ऑक्सीजन का क्या करती हैं? परिवहन करती हैं, ऑक्सीजन कोशिका तक पहुंचाती हैं और कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक लाती हैं, ये भी बताया था हमने। उसके बाद हमने आपको बताया था कि आरबीसी की ज़्यादा मात्रा अगर हो जाती है तो कोई बीमारी होती है, उस बीमारी को क्या बोलते हैं? पॉलीथीमिया। कौन सी थीमिया? पॉलीथीमिया। और अगर आरबीसी की मात्रा ब्लड में कम हो जाती है तो उसको बोलते हैं एनीमिया, ठीक है ना। एनीमिया तो आप सब बहुत अच्छे से परिचित होंगे एनीमिया से, ठीक है। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। अब सुनो, अगर आरबीसी 50 से 55 लाख पर mm क्यूब में है, यानी एक इंजेक्शन लगाया, जितना ब्लड बूंद भर बाहर निकला वो कहलाता है 1 mm क्यूब, लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई। उसके अंदर 50 लाख क्या होती हैं? आरबीसी। हमने बताया था 1 मिलियन बराबर कितना होता है? 10 की घात 6, यानी 10 लाख। तो 5.5 मिलियन पर mm क्यूब है तो कितना हो गया? 50 से 55 लाख पर mm क्यूब हो गई आरबीसी। अब इतनी आरबीसी सोचो हैं, और आरबीसी की ज़्यादा मात्रा होगी तो भी खतरनाक, कम होगी तो भी खतरनाक। साइंस में खास तौर से ह्यूमन फिजियोलॉजी या बायोलॉजी कह लीजिए, एक ऐसी चीज़ है जिसमें ना तो ज़्यादा हो सकता है और ना तो कम हो सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। साइंस का एक चीज़ समझ लीजिए, चाहे वो केमिस्ट्री पढ़िए, चाहे फिजिक्स पढ़िए, और चाहे आप, अगर 10 न्यूटन बल बोला गया तो 10 न्यूटन होना चाहिए। अगर इतने वाट का चार्जर है तो उतने ही वाट का होना चाहिए। ज़्यादा हो गया तो भी काम, कम हो गया तो भी। पावर घर में आता है, स्टेबलाइजर काहे ले लगाते हो? ज़्यादा आ गई तो भी नहीं झेल पाओगे, कम आ गया तो भी नहीं, तो भी जाने की चांसेस हैं, फ्लक्चुएशन हो जाएगा तुरंत, ठीक है। तो उसी तरीके से चाहे फिजिक्स पढ़ो, चाहे केमिस्ट्री पढ़ो, चाहे बायोलॉजी पढ़ो, इन तीनों में क्वांटिटी, जैसे केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में रिएक्शन होता है, रिएक्शन में 3 चीज़ें देखी जाती हैं। कोई भी रिएक्शन कभी भी घट सकती है, लेकिन 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है उसका क्वथनांक, एक होता है गलनांक, एक होता है, एक नहीं रिएक्शन पढ़ते हो A + B = गिव्स आउट A B और +D, ठीक है।
फलाने कैल्शियम बटे धमाके एटीएम प्रेशर, ठीक, प्लस साथ में इसकी एक और इकाई होती है, उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन, या हिंदी में पढ़ते होगे सांद्रता। सांद्रता समझते हो? सांद्रता नहीं समझते होगे, सांद्रता भी नहीं समझते हो, जो केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तब सांद्रता बताएंगे। सांद्रता बराबर क्या होता है, सांद्रता कैसे निकाल, सांद्रता मतलब कुछ नहीं होता भैया, एक पानी है और एक आपका चाशनी है, तो किसकी सांद्रता ज़्यादा है? चाशनी की ज़्यादा है। जो चीज़ गाढ़ी है वो क्या है? सांद्रता है उसमें, ठीक है। तो कहते हैं कि किसी भी रिएक्शन को होने में सांद्रता का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, और सांद्रता पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर भी होता है, जो साइंस के बच्चे होंगे वो समझ रहे होंगे हमारी बात। एक क्वेश्चन आता है, हम लोग पढ़ते थे, याद करो, केमिस्ट्री में पढ़ते थे, मोलैरिटी निकालते थे किसी रिएक्शन की, नंबर ऑफ वॉल्यूम अपॉन 1 लीटर नंबर ऑफ सोल्यूशन इन 1 लीटर, निकालते थे कि नहीं निकालते थे? मोलैरिटी निकाल लेते थे। तो कहने का मतलब कोई भी रिएक्शन है वो एक विशेष तापमान पे, विशेष दाब पर और विशेष सांद्रता पर एक अच्छे तरीके से जल्दी से निपट जाती है। समझ गए बात को? ये केमिस्ट्री का नियम है। अगर ये चीज़ें गड़बड़ होंगी तो रिएक्शन इम्बैलेंस होगी, अच्छे से नहीं हो पाएगी। जैसे ग्लूकोज से, जैसे कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनना है, हमारे शरीर में बनता ही है भैया। कौन बनाता है? यकृत बनाता है। कौन बनाता है? यकृत बनाता है, ठीक है। अब यकृत बना रहा है तो यकृत बना तो रहा है, लेकिन स्टोर भी करेगा, ग्लूकोज को स्टोर करेगा, बहुत सारी चीज़ों को भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब आगे टॉपिक आएगा तब पढ़ेंगे। तो उसमें जो कन्वर्जन कर रहा है वो कन्वर्जन एक विशेष तापमान पर, विशेष सांद्रता पर और विशेष दाब पर कर रहा है, उसका भी अपना एक नियम है। इसी तरह बायोलॉजी है कि अगर उसमें कह दिया कि 5.5 लीटर ब्लड होना चाहिए तो 5.5 लीटर होना चाहिए, कम हो जाएगा तो भी दिक्कत, ज़्यादा हो जाए तो भी दिक्कत। तो बायोलॉजी में एक चीज़ याद रखिएगा, ना ज़्यादा ना कम, बीच का होना चाहिए सिस्टम। जैसे प्लेटलेट्स होता है, 1.5 लाख से 4.5 लाख ही अच्छी मानी जाती है, उससे नीचे हो गई तो भी आदमी टाइफाइड, और ज़्यादा हो जाएगी तो अति तो बुरी होती है। आप ब्लड में देख लोगे अति कितनी खतरनाक है, ठीक। तो हमने इतना आपको सब बता दिया था। WBC भी हमने आपको बताई। WBC कितने प्रकार की होती है? WBC हमने बताई थी आपको, WBC के बारे में बताया था। अच्छा, ये सब हो गया। फिर उसके बाद हमने बताया था RBC के बारे में एक चीज़ और बताई थी कि RBC जब अत्यधिक ज़्यादा हो जाती है, जब हम उसका यूज़ नहीं करते, यानी जिस टाइम हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, यानी मान लीजिए हमें कोई कुत्ता दौड़ा लिया तो उसमें दौड़ेंगे, जब दौड़ेंगे तो एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी, वर्क करेंगे तो क्या चीज़ चाहिए होगी? एनर्जी, ऊर्जा चाहिए होगी। भाई कोई चीज़ है, मोबाइल है, काम करेगा तो क्या जरूरत होगी? ऊर्जा की। अब मोबाइल को तो समोसा खिला नहीं सकते, हम लोग तो जीव हैं, हम लोग खा सकते हैं, तो भगवान ने हम लोगों के लिए एनर्जी के लिए क्या बनाया? ये खाद्य पदार्थ बनाए, इनसे हमें क्या पता है? मिनरल्स मिलते हैं, पोषण मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। तो उसी तरीके से जब हम लोग दौड़ा रहा, अब उस समय एनर्जी की जरूरत होगी, जब एनर्जी की जरूरत होगी तो उस समय सीधी सी बात है, डिमांड होगी काहे की? भोजन की। और जब भोजन नहीं होगा तो काम बनेगा नहीं, तो उस समय क्या होगा? जल्दी जल्दी RBC क्या करेगी? ऑक्सीजन को ढो ढो के कहाँ पहुँचाएगी? कोशिका में, ठीक है। और कोशिका क्या करेगी? जल्दी जल्दी से ग्लूकोज का निर्माण करेगी। अब मगर सो रहे हो तो क्या उस समय तो जरूरत होगी नहीं, तो उस समय RBC बिल्कुल शांत पड़ी होंगी, जितनी RBC की जरूरत होगी उतनी RBC काम कर रही होंगी। अतिरिक्त RBC कहाँ होंगी? उनको ले जाके कहाँ स्टोर करेंगे हम लोग? एक नाम बताया था हमने आपको, क्या बताया? तिल्ली, या इसको स्प्लीन बोलते हैं, ठीक है। और जब कभी आपको एक लिम्फेटिक सिस्टम बताएं, जैसे ब्लड वेसल्स डलानी है ना, भगवान ने ब्लड तैरता रहता है, वैसे ही एक सिस्टम और है हमारे शरीर में जिसका नाम है लिम्फेटिक सिस्टम। कौन सा सिस्टम? लिम्फेटिक, या इसका नाम होता है लसिका तंत्र, ठीक है। ये भी पढ़ेंगे। लसिका तंत्र बहुत छोटा होता है तो बहुत विशाल का है, लेकिन आपके पेपर की उपयोगिता को दृष्टि में रखते हुए बहुत छोटा सा है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस सिर्फ इतना जानना होगा आपको। एक कॉन्सेप्ट से हम आपको अपने तरीके से समझा देंगे, आपको सिर्फ इतना जानना है कि लिम्फेटिक सेल्स का काम, लिम्फेटिक सिस्टम का लिम्फेटिक जो तंत्र है हमारा, जैसे रुधिर तंत्र है वैसे लिम्फेटिक तंत्र है, इसका काम क्या है? क्या है इसका काम? कितना है? केवल इतना जानना है, समझ रहे हैं बात को। अब इसका काम क्या है? काम समझने के लिए आपको बस खाली 2 काम करने हैं। क्या करना है? केवल 2 काम समझने हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या है, समझ गए बात को, इसकी दिशा क्या है, बस इतना खाली समझना है। इतना समझ लोगे ये तंत्र भी खत्म हो जाएगा। ये तंत्र बहुत सहायक तंत्र होता है ब्लड का, और इसका काम कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होता, छोटा सा काम होता है, बचे कुचे वेस्टेजेस को हृदय तक पहुँचा देना, ब्लड में वापस जोड़ देना। जैसे मतलब समझे, कोई चीज़ इंपॉर्टेंट गिर गई है तो उसको उठाना है और डायरेक्ट जाके हार्ट में डाल देना, ताकि वापस से ब्लड में फिर मिल जाए और फिर वो चला जाए, पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। समझ गए बात को? क्लियर इतनी बात? चलिए, उसके बाद हमने आपको बताया था कि इसी तिल्ली या स्प्लीन, अतिरिक्त RBC इसी में स्टोर होती हैं, इसीलिए मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं? स्प्लीन को कहते हैं। अगर प्रश्न आ जाए कि सबसे बड़ा लसिका तंत्र, लिम्फेटिक ऑर्गन कौन सा है, लसिका ऑर्गन कौन सा है, तो यही होगा स्प्लीन। कौन सा ऑर्गन? लसिका। अभी आगे हम बता रहे हैं, अभी परेशान ना होइए, आगे हम बता देंगे, ठीक है, इसको लिखवा देंगे।
उसके बाद अगर बोला जाए कि जब 120 दिन बाद मरेंगी भी, तो मरने के बाद स्टोर भी कहाँ होती है, डिस्ट्रॉय भी कहाँ होती है, इसी के अंदर। डिस्ट्रॉय नहीं होती हैं, कवर उतार लिया जाता है, इंपॉर्टेंट चीज़ें निकाल ली जाती हैं, उनको वापस फिर ब्लड में डाल दिया जाता है, वो फिर जाके ब्लड में मिल जाता है। समझ गए? प्लाज्मा अलग निकाल लिया गया, आरबीसी अलग निकाले, थ्रोम्बोसाइट अलग निकाल दिया, और बाकी बचा कुछ सड़ा गला मटेरियल बाहर निकाल दिया जाता है। किसके द्वारा? किडनी के द्वारा। समझ गए? यकृत से किडनी में चला जाता है। इतनी बात समझ में आ गई थी। WBC के बारे में हमने बताया था कि WBC जो होती है कितने प्रकार की होती है, आपको हमने बताया था मेनली कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की निकल के आती है। ठीक है, होती मुख्यतः 2 प्रकार की, वो भी ग्रेन्यूल्स के आधार पर। ग्रेन्यूल्स का मतलब होता है रेत। ठीक है, WBC 2 प्रकार की हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है। ठीक है, एक में रेत लगी होती है, एक में रेत नहीं लगी होती। जिसमें रेत लगी होती है उसको बोलते हैं ग्रेन्यूलो, और जिसमें नहीं लगी होती उसको अग्रेन्यूलो। ठीक है, ग्रेन्यूल और अग्रेन्यूल। ग्रेन्यूल के बताए थे मैंने 3 टाइप, कौन कौन से? न्यूट्रोफिल्स, इजोसिनोफिल्स और आपको बेसोफिल्स। ठीक, सबके हमने आपको काम बताए थे। उसके बाद हमने आपको बताया था ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट में हमने आपको अग्रेन्युलोसाइट में 2 प्रकार बताए थे, एक बताया था मोनोसाइट और एक बताया था आपको क्या, लिम्फोसाइट। ठीक है, मोनोसाइट्स के बारे में बताया था, इसका कोई विशेष काम नहीं, बस खाली सेलों को खा जाता है। लेकिन लिम्फोसाइट आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि लिम्फोसाइट से क्वेश्चन आ जाता है। समझ गए? लिम्फोसाइट 2 प्रकार की होती है, मेनली 2 प्रकार की होती है। लिख लीजिएगा, यहीं से शुरू कर लीजिए, यहीं तक पढ़ाया था हमने। ठीक है, हेडिंग डालिएगा लिम्फोसाइट। ये अंतिम है WBC की। इसके बाद प्लेटलेट्स शुरू हो जाएगा। प्लेटलेट्स पढ़ाने के बाद फिर आपको ब्लड क्लॉटिंग पढ़ा देंगे। ब्लड क्लॉटिंग के बाद आपको हम ब्लड वेसल्स बताएंगे। ब्लड वेसल्स के बाद हार्ट बताएंगे। हार्ट के बाद हार्ट सर्कुलेशन बताएंगे। ठीक, ये 3 चीज़ें खत्म हो जाएंगी। उसके बाद फिर आपका रिस्पायरेशन सिस्टम पढ़ा देंगे। श्वसन तंत्र, ये 5-6 तंत्र है, खत्म कर लो। 5 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे परीक्षा में, और कहीं से आने भी नहीं। और पढ़ना सिर्फ इतना ही है, और अतिरिक्त पढ़ के कुछ नहीं जाना। आप किसी को इतना पढ़ लो, उसके बाद कोई भी आप साइंस का पेपर लगाओ, अब लग जाएगा आराम से, उससे बाहर नहीं आएगा पेपर में आप। ठीक है, तो लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फोसाइट हेडिंग डाल लीजिएगा। और लिम्फोसाइट में 2 प्रकार की होती हैं। लिम्फोसाइट 2 प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी बताओ? बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। कौन सी लिम्फोसाइट? बी और टी, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बी और टी याद रखना, 2 प्रकार की लिम्फोसाइट होती हैं, बी और टी। ब्लड रिपोर्ट अगर कभी देखोगे तो ऊपर लिखा रहता है हेमेटोलॉजी। हमने बताया था ना, जिसका अध्ययन करते हैं, ब्लड का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? हेमेटोलॉजी। कभी भी ब्लड रिपोर्ट अगर आप देखोगे हॉस्पिटल की, तो ऊपर लिखा रहता है बड़ा बड़ा हेमेटोलॉजी। ठीक है, चलिए, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। चलिए, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ठीक, ये दोनों समझ लीजिए बहुत खतरनाक होती है। मैंने बताया था, पारा कमांडो समझ लो इनको। ये अंतिम फोर्स होती है, जब बिल्कुल समझ लो ये आतंकवादी जो हमारे शरीर में घुसते हैं वायरस के रूप में, जब कोरोना वायरस ही घुस गया, इनसे लड़ कौन रहे? लास्ट में यही लोग लड़ते हैं, अंतिम लड़ाई यही लड़ते हैं, जब अटैक करके लोग कब्जिया लेते हैं। ठीक है, और नहीं जाने का नाम लेते हैं वायरस, और हमारे शरीर को ध्वस्त करते जाते हैं, हमारा ग्लूकोज लेते हैं और अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं, और हमारे ही WBC को मार मार के हमें अधमरा बना देते हैं, यहाँ तक कि वेंटिलेटर तक पहुँचा देते हैं। यही तो हो रहा था कोरोना वायरस में। आदमी पहले बीमार पड़ता था, फिर अस्पताल जाता था, उसके बाद अस्पताल जाने के बाद इतना ब्लड गड़बड़ा देता था, हीमोग्लोबिन इतना गड़बड़ा देता था कि बेचारी ऑक्सीजन तक नहीं सही से जा पाती थी। और जब ऑक्सीजन ही नहीं जाएगी तो सांसें फूलेगी ना तुम्हारी, मांगोगे ऑक्सीजन। समझ रहे हो? ऑक्सीजन कनेक्ट नहीं हो रही, ऊर्जा बन नहीं पा रही, धीरे धीरे खत्म। तो उस समय उतर के आते हैं लिम्फोसाइट, और लिम्फोसाइट लड़ाई लड़ते हैं। जब लिम्फोसाइट लड़ाई लड़ते हैं तो इसका नाम बी है, इसको बोलोगे आप वायुसेना। इसको भी वायुसेना, बी से क्या? वायु सेना मान लो इसको, और इसको थल सेना मान लो। समझ गए? ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, समझ गए इसको? बस इतना याद रखिएगा और कुछ नहीं। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, बस इतना पर्याप्त है आपके लिए। ये खत्म हो गया। अब हेडिंग डला दी थी हमने प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स हेडिंग पढ़ चुकी थी, प्लेटलेट से शुरू करते हैं। ये तब पुराना पढ़ा चुके हैं, वही हम रिवीजन कर रहे थे, पढ़ा नहीं रहे थे आपको। ठीक, चलिए हम लोग पढ़ेंगे आज प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स का क्या काम होता है? प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, बस यही बता दो, यही पेपर में आएगा। बताओ भाई, प्लेटलेट्स का क्या काम होता है? प्लेटलेट्स का कुछ काम नहीं होता, जरा ध्यान दो। प्लेटलेट्स हमने बताया था ब्लड का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। ठीक है, और इसका जो नाम होता है वो हमने क्या बताया? थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, लिख लीजिएगा, थ्रोम्बोसाइट्स। ब्लड का नाम क्या होता है? इसका प्लेटलेट्स का क्या नाम होता है? थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है,
आप अपने में अच्छे से नोट्स बनाइएगा, बोर्ड पे मत फोकस करिएगा। बोर्ड पे आपको हो सकता है सुनहरे अक्षरों से बस सजा हुआ ना मिले, क्योंकि हमारा फोकस मेन आपको अच्छा मैटर पहुंचाने पे रहता है। हमारे दिमाग में ये चलता रहता है हम आपको क्या ऐसी ऐसी चीज़ें इसमें छांट छांट के बता दें जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हो और आपके लेवल पर हो, जो आपके पेपर में डायरेक्ट फंस जाए। इसलिए हम बोर्ड पर ज़्यादा सजाने का प्रयास नहीं करते, जो आता जाता इनपुट वो आउटपुट देते रहते हैं। तो बोर्ड को सिर्फ एक हमारा कम्युनिकेशन माध्यम समझिए, ये नहीं सोचिए कि इसमें सजा सजा के लिखेंगे फिर आप सजा सजा के उतारोगे। सजाने का काम आपका है, पढ़ने का काम आपका है। हम आपको अच्छा कंटेंट देने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा, जितना बताते चल रहे हैं खाली इसको घोल के पी लीजिएगा, विज्ञान आ गई आपको, और कुछ अतिरिक्त विज्ञान में खोदने की जरूरत नहीं। क्या नाम बताया हमने? थोड़ा नाम नए नए हैं, अजीब लगेंगे, लेकिन रट लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्या नाम है? थ्रम्बो CYTS थ्रम्बोसाइट, ठीक है, ये इसका नाम होता है। कभी पूछ ले कि बताओ प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या है? थ्रम्बोसाइट्स, ठीक है। अब सुनिए बात को, RBC का क्या नाम था? इरेथ्रोसाइट। WBC का ल्यूकोसाइट। यही रट लो, यही पेपर में आ जाएगा, ठीक। चलो कोई बात नहीं। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स की। तो प्लेटलेट्स का भी कोई ना कोई काम होगा, तभी तो ब्लड में इसको लाए भगवान जी। तो क्यों लाए? सबको मालूम है, रिक्शे वाले को भी मालूम है। अगर आपसे पूछूं मैं प्रेम से कि बताओ प्लेटलेट्स का क्या काम है, तो क्या बोलोगे? प्लेटलेट्स का क्या काम है, क्या बोलोगे? अरे भैया बोलो, कुछ तो बोलो, प्लेटलेट्स का क्या काम है? भाई WBC का काम जानते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, यही लड़ता है कोरोना वायरस। समझ गए बात को? कोई भी वायरस बैक्टीरिया हो यही लड़ता है, ठीक। प्लाज्मा का काम समझ गए, स्टोरेज रखता है अच्छी अच्छी चीज़ों की, ठीक है। ब्लड में पानी को स्टोरेज करता है, बहुत सारी चीज़ों को। भाई ब्लड में 55% आपका प्लाज्मा है, और प्लाज्मा में 90% क्या है? वाटर है। तो मान के चलो कि 40% करीब पूरे ऑल ओवर ब्लड में क्या है? पानी तो है कि नहीं? और पानी की जरूरत काहे पड़ती है भैया? कभी सोचा है पानी की जरूरत क्यों पड़ती है? अरे नाली में कचरा भर जाता है तो क्या डालते हो? पानी डाल के तो भगाते हो। तो भगवान ने सोचा कि जब अच्छी अच्छी चीज़ें ब्लड में पहुंच जाएंगी, न्यूट्रस पहुंच जाएंगे, हार्मोन्स पहुंच जाएंगे, प्रोटीन पहुंच जाएगी, एल्बुमिन, तो उसको पानी से आगे भी तो फ्लो कराना है। तो फ्लो कौन करता है? पानी तो करता है। अरे फ्लूइड की परिभाषा है, जो चीज़ चल सके, फ्लो कर सके, वही क्या है? फ्लूइड है। दुनिया में कोई भी चीज़ जो तैर सके, चल सके, वही क्या है? फ्लूइड है। फ्लूइड की परिभाषा जब पढ़ाएंगे आपको हम फिजिक्स में पढ़ाएंगे आपको एक टॉपिक, जब आपको हम शुरू करेंगे फ्लूइड, तो फ्लूइड में पढ़ाएंगे फ्लूइड की क्वालिटी आपको बहुत सारी, प्रत्यास्थता पढ़ाएंगे, विस्कोसिटी पढ़ाएंगे, आपको बहुत सारे टॉपिक हैं उसमें। तो उसमें आपको पढ़ाएंगे कि फ्लूइड की परिभाषा क्या होती है। तो फ्लूइड इसीलिए डाला गया कि सारे सब्सटेंस हैं वो पूरे शरीर में क्या कर सकें। अब सोचो अगर पानी नहीं होगा तो पाइप में दौड़ेगा? खाली पाइप में कोई चीज़ डाल दो दौड़ जाएगी। तो मजबूरी भगवान को क्या डालना पड़ा? पानी। कि पानी क्या करेगा? एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, पानी डालो उधर पहुंच जाएगा। इतना भी नहीं समझ पा रहे हो क्या भाई? एकदम बच्चों की तरह समझा रहे हैं, बिल्कुल घुस के। नहीं समझ में आया बात? हमें इतना समझ लो, हमारे शरीर में जितना भी संसाधन लगा है अंदर, किडनी, लीवर, फेफड़ा, हार्ट, दिमाग, स्प्लीन यानी तिल्ली, जो भी लगा है, किडनी, ठीक है, उसमें क्या डाल रखी है? पाइपलाइन। जैसे पाइपें पड़ी हैं दो वायर की, ये पाइप में एक को समझ लो धमनी और एक को समझ लो सिरा। इसी के अंदर सब चीज़ होती है और इसी में पानी होता है, इसी में तो ब्लड होता है, नहीं होता? बोलो भाई, हाँ बोलो, हाँ या ना बोलो। अगर समझ में नहीं आ रहा तो फिर और दूसरी माध्यम समझाएं। आ रही समझ में इतनी बात? तो इसीलिए थ्रम्बोसाइट, तो भगवान ने सोचा कि अगर पानी ज़्यादा हो गया, अगर पानी ब्लड में ज़्यादा हो गया, ब्लड बिल्कुल पतला हो जाएगा, तो हालत वही होगी जो गाँव में जब पानी आजकल लगाया जाता है। पहले क्या होता, गड्ढा खोदा जाता था। बहुत लोग तो शहर से हैं, उनको पता ही नहीं होगा। वहाँ पर मेड़ बनाई जाती थी और किनारे किनारे में पानी जाता था, खेतों में जाता था। लेकिन अब आज थोड़ा मॉडर्न ज़माना हो गया, मोटा सा पाइप आता है, वो बहुत लंबे लंबे आते हैं, कहीं लगा दो कहीं ले जाओ। तो ध्यान दोगे तो उसमें फट जाता है, बीच बीच में फट जाता है ना। क्यों फट जाता है? क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। भगवान को भी चिंता थी कि ये जो पतली पतली पाइपलाइन मैंने डाली है, धमनी और सिरा, धमनी और सिरा ऊपर होती है, धमनी अंदर होती है। इंजेक्शन सिरा में लगाया जाता है, ना कि धमनी में। मालूम है ना इतनी बात? नहीं पता? अरे सिरा में क्यों लगाते हैं, धमनी में क्यों लगाते हैं, इतना पता है? नहीं पता? मान लो चूहा मार दवाई खा लियो हमारे टेंशन के, थोड़ी देर इसी से करी हो, तो घर वाले उठाई हैं और लेके भागिए कहाँ? जिला अस्पताल। अब जिला अस्पताल जाओगे तो उस समय क्या होगा? हार्ट जो है अच्छा खून भेजेगा, वो जाएगी उंगली के आखिरी सिरे तक, पैर के आखिरी सिरे तक, किडनी तक, लीवर तक, ब्रेन तक, फेफड़े तक, सब जगह जाएगी ही नहीं जाएगी? धमनी में साफ रंग खून होता है कि नहीं होता? पता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो कोशिका तक जाता है। समझ गए बात को? धमनी हमेशा ब्लड को हार्ट से कोशिकाओं तक ले जाती है, शरीर की अंतिम कोशिका, अंतिम ऑर्गन तक। समझ गए बात को? कोशिका से ही तो ऑर्गन बनता है। इतना भी नहीं समझ पा रहे हो? समझ रहे हो ना? तो वैसे ही
वैसे ही जो सिराएं होती हैं वो कोशिकाओं से रक्त को वापस कहाँ लाती हैं, हृदय में, ताकि हृदय फिर पंप कर सके और पूरे शरीर में ब्लड पहुंचे। ये सर्कुलेशन सिस्टम है, समझ में आई बात। तो इसी में अब इंजेक्शन कहाँ लगता है, आपने देखा होगा कि धमनी में लगाया जाता है कि सिरा में। बताओ अगर कोई आदमी मरणासन है वैसे से कर रहा है तो बताओ इंजेक्शन कहाँ लगाएंगे डॉक्टर। एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लगता है कि जो जहर फैल रहा है वो जहर रुक जाए, उसकी मात्रा कम हो जाए, हम बचा सकें इसे जब फेना निकलता है इधर से। तो बताओ इंजेक्शन कहाँ लगाया जाएगा, धमनी में या सिरा में। पहले बताओ धमनी ऊपर होती है कि सिरा, सिराएं ऊपर होती हैं, धमनी थोड़ा अंदर होती हैं, समझ गए। ऐसे मारो तो हरी हरी सिराएं आ जाती हैं निकल के, समझ गए बात को। जो बहुत गोरे गोरे लोग होते हैं उनमें साफ साफ दिखती हैं हरी हरी, समझ गए। हरा रंग क्यों होता है मैंने कल पिछली क्लास में बताया था, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है हमें। CO2 की वजह से ब्लू कलर दिखता है, समझ गए, CO2 की वजह से। और ऑक्सीजन की वजह से रेड कलर दिखता है किसका, और समझ गए ना, आर्टरी रेड दिखती है ऑक्सीजन की वजह से, वेन ब्लू दिखती है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, समझ गए इतनी बात। तो अब इंजेक्शन जब यहाँ लगाएगा तो सोचो, अब मान लो 2 ब्लड वेसल्स हैं, एक ये है और एक ये है, ये ले जा रही है और ये ला रही है। तो ले जा रही होगी धमनी, ला रही होगी शिरा। ये पूरे शरीर में फैली हुई हैं सब जगह, छोटे छोटे ऑर्गन से भी जुड़ी हैं, आँख से, नाक से, कान से, सब जगह जुड़ी हैं। अब सुनो, इनको पावर समझ लो कि ये वायरिंग है, एक ले जा रही है और एक वापस ला रही है ऊर्जा को, ठीक है। अब ऊर्जा हम बार बार तो बना नहीं सकते, तो घुमाना है ऊर्जा को। अब सुनो, इधर से आ रही, इधर से जा रही है, ध्यान देना इधर बात, ठीक। अब इंजेक्शन कहाँ लगाओगे, इसमें लगाओगे तो पता चला दवाई यहाँ जाएगी और यहीं फंसी रहेगी, फिर धीरे धीरे दवाई जो वापस फिर वेन्स कोशिका से होते हुए वेन्स में आएगी, वेन्स से होते होते फिर यहाँ जाएगी, तब तक तो आदमी चला जाएगा। तो इसीलिए इंजेक्शन कहाँ लगाया जाता है, सबसे पहले कोई भी इंजेक्शन कहाँ होता है, वेन में लगाया जाता है, कि यहाँ लगाओ डायरेक्ट हार्ट में जाओ, हार्ट मारे पंप और सीधे जहाँ जहाँ जाना है वहाँ वहाँ पहुँच जाए। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, जीवन भर याद रखोगे, इंटरेस्ट आ जाएगा और फिर सब चीज़ समझ में आने लगेगी। इसीलिए कभी भी ब्लड जो जांच करी जाती है वो हमेशा सिरा से निकाल के किया जाता है, कभी धमनी से नहीं निकाल। धमनी में तो साफ होता है, सिरा में पता चलता है कि असली चीज़ क्या है, कौन सा इन्फेक्शन फैल रहा है, कौन सा वायरस है, कौन सा बैक्टीरिया। समझ गए इतनी बात, क्लियर इतनी बात, कोई दिक्कत इतने में। चलिए, तो प्लेटलेट्स, इसीलिए अब भगवान सोचा कि यार पतला हो जाएगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा, तो भगवान ने एक कंपोजिशन बनाया प्लेटलेट्स नाम का, इसको डाल दिया ब्लड में। ये क्या करता है, तुम्हारे ब्लड को गाढ़ा करता है। गाढ़ा इसलिए करता है कि भाई अगर चाशनी होगी तो वो धीरे धीरे पाइप के फटने की संभावनाएं कम रहेंगी। पता चला खून पतला हो जाएगा ना, तो ब्रेन में बहुत नाजुक नाजुक सी वेसल्स होती हैं, पतली पतली सी, जो खून पहुंचाती हैं सब जगह। अगर वो फट गई तो यहाँ से पतली सी धारा निकलेगी और फिर आदमी ब्रेन हेमरेज से मर गया। समझ गए बात को। इसीलिए बीपी जब हाई होता है तो फ्लो बहुत तेज बढ़ जाता है ब्लड का, और कहीं ना कहीं की पाइप फटने की प्रबल संभावनाएं होती हैं। किसी कान से खून निकलता है, किसी के नाक से, और पता चलता है आदमी सोते सोते निकल लिया। बहुत लोगों ने सुना होगा कि सोते ही सोते कहीं सुबह उठे, कुल्ला मंजन की, फिर लेट गए तो फिर लेटिन गए। सुना है कि नहीं सुना है, वो यही होता है। समझ में आई बात। इसीलिए भगवान को चिंता थी, अगर ज़्यादा पतला हो गया तो रोज तो आई पाइपलाइन फटेगी, कहाँ तक हम मैन्युफैक्चर करेंगे खोद खोद के, कहाँ तक ये आदमी बेचारा करता फिर। तो भगवान ने इसीलिए प्लेटलेट्स को डाला। प्लेटलेट्स ने अपना काम करना शुरू किया, लेकिन भगवान को एक दिक्कत और थी, अगर मान लो ये ज़्यादा काम कर गया तो ये दिक्कत। पता चला ये जमा दिया, खून आगे बढ़ ही नहीं रहा है, ब्लॉकेज हो गया, आदमी तो भी खत्म। दोनों ही केस में आदमी का मरना तय था। ब्लॉकेज हो जाएगा, खूने नहीं पंप करेगा तो आदमी वैसे ही लो ब्लड प्रेशर में मर जाएगा। बीपी ना हाई अच्छा न लो, हाई होगा तो क्रोधित हो जाए, लड़ाई झगड़ा करे लगी, ज़्यादा तेज दौड़ रहा है, गुस्सा में ज़्यादा तेज दौड़े लगा। और अगर मान लो धीमे होगा तो कहो रोवन लगे, चक्करे आ जाए, गिरिन जाए वही जगह, कहो रो रो के भैकी भैकी बातें करें। जिनका बीपी, ज़्यादातर मम्मी लोगों का बीपी जब हाई हो जाता है रोए लगती हैं, इमोशनल ड्रामा है ना। और जब हाई हो जाए तो कहो मार गुस्सा आ जाए एकदम, बिल्कुल लड़ाई झगड़ा हो जाए। तो यही तो इसीलिए भगवान ने सोचा अब क्या कहें, तो इसीलिए भगवान ने इसका एक उल्टा बनाया था, जिसका नाम लोगों ने पढ़ा था हिपैरिन। हिपैरिन बनाया था कि हिपैरिन समय समय पर निकल के क्या करता रहेगा, मेंटेन करता रहेगा, नहीं गड़बड़ हो जाएगी दोनों तरफ। समझ में आई बात, इतनी बात समझ गए। अब क्वेश्चन इससे क्या आता है कि रक्त का थक्का जमने में कौन सहायक होता है, प्लेटलेट्स। तो एक लाइन में हल्का सा लिख लो, रक्त का थक्का जमना। इतनी देर मैंने जरूर आपको कहानी सुनाई, लेकिन आपको क्लाइमेक्स समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो मेन चीज होता है ड्रिलिंग करना, वो घुस गया आपके अंदर में। अब लिखा दें सीधे तो हमें लिखा हुआ नहीं समझ, हमें पता होना चाहिए कि आखिर हमारे प्लेटलेट्स का काम क्या है। ठीक है, क्या दिक्कतें हो सकती हैं। रक्त का थक्का जम गया। अब सुनो, रक्त का थक्का जमाना किसका काम है, प्लेटलेट्स का। ठीक है, रक्त ज़्यादा गाढ़ा ना हो इसलिए क्या बनाया गया, हिपैरिन बनाया गया। हिपैरिन का निर्माण कहाँ होता है,
तो याद रखना दो तीन जगह होता है, जिसमें से ज़्यादातर पेपर में अगर आ जाएगा तो बता दीजिएगा लीवर में होता है। कहाँ होता है? लीवर। इसी को यकृत और जिगर कहते हैं। क्या कहते हैं? जिगर कहते हैं या यकृत। जिगर तो गानों में नाम सुने होंगे, बॉलीवुड के गाने जो आते हैं, जिगर घायल हो गया है ना, तो वो जिगर इसीलिए बोलते हैं लीवर। अच्छा बताओ, जब लोग ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल पीते हैं, तो कोई ये क्यों नहीं कहता कि तुम्हारी किडनी खराब हो जाएंगी? लोग ये कहते हैं तुम्हारे जिगर हो तो पी के दिखाओ। सुने होंगे, कहेंगे तुम्हारे जिगर हो तो ये ख़त्म करके दिखाओ, तुम्हारे जिगर हो तो तुम ये करके दिखाओ, ठीक। लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि किडनियाँ खराब हो जाती हैं, है ना। अभी हम आपको बताएंगे ऐसा क्यों होता है, ठीक है। हेपेरिन का काम क्या होता है? रक्त को पतला करना। क्या काम होता है? पतला करना। क्या करना? रक्त को गाढ़े से पतला कर देना, हेपेरिन का काम होता है। और इसका निर्माण कहाँ होता है? याद रखिएगा, लीवर में होता है। लीवर से क्वेश्चन जरूर आता है, समझ गए बात को। एक क्वेश्चन लीवर का बिल्कुल फिक्स्ड है, उसमें कोई इफ नॉट की गुंजाइश नहीं। चलिए, हेपेरिन समझ में आ गई आपको बात। अब सुनिए, प्लेटलेट्स में एक सिस्टम पाया जाता है, मैंने पढ़ाने से पहले ही आपको बता दिया था। इसी का एक तत्व होता है जिसका नाम होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थ्रोम्बोप्लास्टिन याद रखना, थ्रोम्बोप्लास्टिन को याद रखना भैया, लिख लो थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। ये आपके प्लेटलेट्स में पाया जाता है और ये रक्त के थक्का जमने में सहायक होता है। तो प्रश्न ये आता है, रक्त के थक्का जमने में सहायक कौन होता है? अब ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि रक्त का थक्का कौन जमाता है? प्लेटलेट्स। ये नहीं पूछेगा साइंस में। साइंस में ट्रेडिशनल क्वेश्चन सीधे बोलेगा बताओ, एक नंबर क्वेश्चन गंवा के चले आओगे। साधारण सा सरल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आएगा, रक्त के थक्का जमने में कौन सा सहायक होता है या कौन सी सहायता करती है? तो बता दीजिएगा प्लेटलेट्स में थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। क्लियर इतनी बात? ये हो गया आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक। पूछे अगर आपसे कि रक्त के थक्का जमने में कौन सी प्रोटीन सहायक होती है, कौन सी प्रोटीन, जब प्रश्न आएगा प्रोटीन तो बता दीजिएगा फाइब्रोनोजेन। हम बता चुके हैं पहले भी, लेकिन लिख लो, ये है प्रोटीन। क्या है भैया? ये है प्रोटीन। समझ में आई बात? ये भी है क्या? प्रोटीन। तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, थ्रोम्बोप्लास्टिन हो गया, फाइब्रोनोजेन। पूछेगा कि रक्त के थक्का जमने में अभी हमने आपको पहले बताया था, अभी जब हम आपको पढ़ा रहे थे प्लाज्मा, तो हमने बताया था इसमें कुछ तत्व पाए जाते हैं, बताया था ना। सोडियम पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। अरे भैया, इन्हीं का डिसऑर्डर हो जाता है, यही चढ़ाया जाते हैं डिप से आपकी ब्लड में, ग्लूकोज की बोतल लगा के। पता चला आपका डिहाइड्रेशन हो गया, ज़्यादा उल्टी कर लिए, ज़्यादा दस्त कर लिए ना, तो शरीर से सोडियम और पोटेशियम निकल जाएगा। फिर उसमें नींबू पानी पीते हो ना घोल घोल के, तो जब ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाओगे ना, तो पानी भी नहीं अंदर पचेगा, वो भी बाहर फेंक देगा। बहुत क्रिटिकल कंडीशन होती है डिहाइड्रेशन में। सही समय पर इलाज कर लिए, खा पी लिए, तब तो दुरुस्त हो जाओगे। और अगर जरूरत से ज़्यादा उल्टी कर लिए रात भर, फिर सुबह डॉक्टर पर, डॉक्टर का बेटा लेट जाओ यहीं पे तुम, और सीधे घुसेड़ेगा क्या वेन में, आपकी सिरा में एक लंबी सी पाइप, और उसके ऊपर एक लगाएगा टंकी ऊपर से, और उसमें घुसेड़ेगा सोडियम और पोटेशियम, कहेगा लिखो डॉक्टर लिखो जल्दी जाओ, सोडियम पोटेशियम से ठोक दो अंदर जाके। वो ग्लूकोज भी लगाएगा, सोडियम पोटेशियम के इंजेक्शन ऊपर से दिए जाएंगे, और सीधे घुस जाएगा आपके शरीर में। समझ गए बात को? क्लियर थी बात? आपके शरीर में घुस जाएगा, और शरीर में घुसने के बाद क्या होगा? घुसने के बाद क्या होगा? अरे आप फिर से ठीक हो जाओगे। जो चीज़ डायरेक्ट नहीं पच रही थी, अब पचे, फिर वो खून में जाए, उतनी समय नहीं है आपके पास, काम हो जाएगा आपका। तो इसीलिए भगवान ने सिस्टम बनाया कि डायरेक्ट ब्लड में दो और ब्लड से बचा लो इस आदमी को, तो बच गए आप। समझ में आई? सोडियम पोटेशियम, किसी का मैग्नीशियम घट गया, वो भी दुर्गति उसकी। डॉक्टर जब आईसीयू पेशेंट होता है, डॉक्टर सुबह देखते हैं ना, ब्लड की जांच जाती है सुबह शाम, तो उसमें यही सब जाता है। फिर डॉक्टर साहब देखते हैं ऐसे चश्मा लगा के, कहीं इनको ये दे दो, इनको ये दे दो, इनको ये दे दो, इनको ये दे दो, चढ़ता है। जब तक बैलेंस नहीं आता तब तक आपका डिस्चार्ज नहीं होता। कभी कभी सब कुछ होने के बाद भी 2-4 दिन तक आपका चला करता है। समझ गए ना बात को? क्लियर है? वो स्वाभाविक चीज़ है, वो कलयुग है, वो चलता रहेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं, जबरदस्ती डिस्चार्ज कराना पड़ता है। समझ गए? समझ रहे हैं ना? और मेडिकल लाइन का ट्रिक बता दूं, जब कभी आपको डिस्चार्ज होना हो तो सीधे कह दो हमारे पास पैसा नहीं, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे। जब तक पैसा रहेगा तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है? इसलिए कह दो भैया हम लगवाएंगे नहीं, जब हमारे पैसे नहीं, तुम करोगे क्या हमारा, छोड़ देंगे तुमको। नहीं तो तुम आप भैया ट्रीटमेंट कराते रहो, और लोग करा ही रहे हैं, ठीक है? जो काम 10 रुपये में हो सकता है वही 150 की पैरासीटामॉल दी जाती है, बस दूसरी कंपनी का टैग होता है। 5 रुपये की पैरासीटामॉल 150 रुपये की दिया, क्यों? क्योंकि उस पर वो मिला, वो वाली नहीं देंगे, ये वाली लो। चलो अच्छा, कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सब चीज़ें गलत हैं, आप लोग मत फंसिएगा। पढ़े लिखे होने से बस यही फ़र्क होता है,
और बिना पढ़े लिखे में ये पढ़ो। इसीलिए शिक्षा बहुत जरूरी है अपने देश के लिए, विकसित होने के लिए। क्लियर इतनी बात, इतनी चीज समझ में आ गई। चलो अगर पूछेगा कौन सा तत्व सहायक होता है तो बता देना भैया कैल्शियम। पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठक्का। पूछेगा कौन सा विटामिन होता है, बताओ भैया, हजारों बार वनडे एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है ये। रक्त के थक्का जमने में कौन सा विटामिन होता है, विटामिन, तो बता देना विटामिन कौन सा होता है, कौन सा होता है, बताओ भैया कौन सा होता है, बताओ, के। कौन सा होता है, के, याद रखना। अच्छा जल में घुलनशील कौन सा विटामिन, अरे यार सिंपल सा, अभी WBC पढ़ाए थे ना, याद रखना। W मतलब वाटर, B मतलब सी, भूल गया किसमें, वाटर में। आप कभी मत भूलना, जिंदगी में नहीं भूलोगे, कंफ्यूजन नहीं होगे। WBC वाटर मतलब ये दोनों निपट गए, इनको छोड़ दो तो सब क्या है, अघुलनशील हैं। अब अघुलनशील हैं और हमारी शरीर को जरूरत भी, कभी सोचा आप लोगों ने, दिमाग लगाया, एक नंबर का पढ़ लेते हो पर्यावरण में, जल में अघुलनशील विटामिन कौन सा होता है, रट्टा मार के चले जाते हो रिक्शा वाले की तरीके से और दे के चले जाते हो। कभी ये सोचा कि अगर ये जल में अघुलनशील है तो हमारे ब्लड में मिलेगा कैसे, और जरूरत है विटामिन के की तो कैसे मिलेगा। तो भगवान ने सिस्टम बनाया, उसका नाम था यकृत, और ठोक दिया यकृत। यकृत इसको कन्वर्ट करता है किसमें, वाटर में मिलने के योग्य बनाता है, इमल्सिनेशन बोलते हैं इसको, फैट का इमल्सिनेशन करता है, तो टुकड़ों में तोड़ता है। यकृत का काम ही है टुकड़ों में तोड़ना। क्लियर इतनी बात, इतनी चीज में कोई शंका, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गई इतनी बात। चलिए, तो रक्त का थक्का जमने में 3 चीजें सहायक होती, 4 चीजें, इनको याद रखिएगा। और सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। ये आपके फैक्टर होते हैं जो रक्त के थक्का जमने में सहायकता करते हैं, ठीक। ये एक प्रोसेस होती है, इसको चाहे तो हम लिखवा सकते हैं, लेकिन वो बहुत डीप में हो जाएगा, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे थ्रोम्बोप्लास्टिन से एक इसमें एंजाइम काम करता है, वो भी लिख लो। मान लो आ जाए कौन सा एंजाइम सहायक होता है, तो लिख लेना थ्रोम्बोकाइनेज, थ्रोम्बोकाइनेज। ज़्यादातर एंजाइम्स में काइनेज ही लिखा मिलेगा, एमाइलेज, लाइपेज, समझ रहे हो ना, पढ़ोगे आगे। यकृत में पाचन होता है ना, एमाइलेज, लाइपेज, तो ज़्यादातर थ्रोम्बो। तो अगर पूछ ले कि रक्त के थक्का जमने में कौन सा एंजाइम सहायता करता है, एंजाइम, प्रोटीन, तत्व, कैल्शियम, विटामिन, सब पता होने चाहिए, सीधा प्रश्न पत्र में आएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको आमतौर से नहीं मिलेंगी, तो इसलिए इनको बहुत सुदृढ़ करके लिखेगा, यही आपको दूसरे से हायर लेवल पर ले जाएंगी, समझ गए। यही अंतर होगा जिसने तैयारी की है, जिसने नहीं की है, समझ गए। अब थ्रोम्बोकाइनेज का काम क्या होता है, ये स्टेप ऐसे होता है, जब सुन लो ब्लड क्लॉटिंग, यही समझ लो, थोड़ा सा समझ लो। ये क्या करता है, इसकी सहायता से बनाता है थ्रोम्बिन। क्या बनाता है, थ्रोम्बिन, देख लो ध्यान से। ये टूटता है, इसकी सहायता से क्या बनता है, थ्रोम्बिन, ठीक है। और फाइब्रोनोजिन इसकी सहायता से टूट के बनाता है फाइब्रिन, समझ रहे हो। और फाइब्रिन का बन जाना ही जाली होता है, जाली बन जाती है, ब्लड बाहर नहीं आ पाता और खून रुक जाता है उसमें, समझ गए। कभी कभी देखो खून हल्का बाहर आ जाता है, फिर लसलसा जाता है वो, और लसलसा हो जाता है, बाद में बिल्कुल गाढ़ा हो जाता है, वो यही होता है, बाहर आके फाइब्रिन बन जाता है, समझ गए। यही शरीर के अंदर भी होता है, वहीं पर क्लॉटिंग हो जाती है, फिर ब्लड बाहर नहीं आता और सीधे फ्लो करने लगता है पाइप में, समझ गए इतनी बात, नहीं समझे, क्लियर। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो इतना चीज़ याद रखो, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ब्लड क्लॉटिंग के इक्वेशन थोड़ी ना आपके यहाँ बनाने के लिए आएगी, इतना डीप में नहीं जाता होता है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए ये मिटा दीजिएगा। उसके बाद अब एक चीज़ और डालिएगा, ब्लड में यकृत का बहुत बड़ा काम होता है, इसलिए हेडिंग डालिएगा यकृत, क्योंकि हमको आपको अपने हिसाब से पढ़ाना है विज्ञान, ठीक है, तो हम अपने हिसाब से पढ़ाएंगे, ठीक। ये हेडिंग डालिएगा यकृत, हेडिंग डालिएगा यकृत। बस 5 मिनट की क्लास और है, इसको पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। यकृत, हेडिंग डाल लो यकृत, दोबारा जिंदगी में यकृत पढ़ने की जरूरत ना पड़े, और एक क्वेश्चन हर एग्जाम में यकृत से आता है, ठीक है। किसको यकृत आता है बताओ, बोलेगा यकृत का निर्माण किन कोशिकाओं से होता है, तो क्या बताओगे, और जिससे निर्माण होता है वही उसकी इकाई हो जाती है। जैसे बच्चों वाला क्वेश्चन आता है रिक्शा में कि पूछता है किडनी की इकाई क्या है, तो नेफ्रॉन बता देते हो फटाक से। बोलेगा फेफड़े की इकाई क्या है, तो एल्वोलाई बता देते हो, क्योंकि एल्वोलाई से ही बना है फेफड़ा, नेफ्रॉन से ही मिलके बना है किडनी, आपका बहुत सारे नेफ्रॉन्स मिलकर किडनी बनाते हैं। तो पूछ लेगा कि बताओ यकृत की इकाई क्या है, तो क्या बताओगे, तो जिस कोशिका से यकृत बना होगा वो यकृत हो जाएगा, नहीं समझे, वो यकृत की इकाई हो जाएगी। तो यकृत में सबसे ज्यादा यकृत का जो निर्माण होता है वो हेपेटिक सेल से होता है, लिख लो हेपेटिक सेल्स। हेपेटिक सेल्स
हेपेटिक सेल्स लिख लो, हिंदी में भी लिख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे लिख लिया करो हेपेटिक सेल्स। यकृत का निर्माण किन सेल्स से हुआ है? हेपेटिक सेल्स। सबसे ज्यादा इसमें कौन सी सेल्स पाई जाती है? हेपेटिक सेल्स। और हेपेटिक सेल्स की एक खास बात होती है, ये रीजनरेट कर जाती है। रीजनरेट समझते हो? रीजनरेशन क्या होता है? दोबारा से बन जाती है कोशिका। और सुनो, कोशिका का एक गुण होता है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5। नहीं समझे? अरे ऐसे समझ लो, ये है आपका मम्मी का यूट्रस, ठीक है, ये है। अब यहां से स्पर्म आया, ये स्पर्म आए बहुत सारे, यहाँ पे ओवम है, ठीक है। अब ओवम से जब रिएक्शन होगी तो बनेगा क्या? युग्मनज बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट धीरे धीरे आगे चल के टूटेगा, टूटने के बाद अगर साइंस में जाए तो मारुला, ब्लास्टुला, गेस्टुला स्टेजेस होती चली जाती हैं, वो सब पढ़ाने के समय नहीं है, ठीक। इतना समझो, यहाँ पर जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद डिवीजन होता है, फिर सेल डिवीजन 1 से 2 बनती है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, और 32 सेल्स टूट टूट के 32 दुगन 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 बनते 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 पूरा शरीर बन जाता है। समझ में आई बात? ये वो प्रोसेस है इंट्रा यूट्रल लाइफ। समझ में आई इतनी बात? नहीं समझ में? नहीं समझ में आएगा तो अभी आगे समझ में आएगा। अब तो समझ रहे हो ना कोशिका कितनी इंपॉर्टेंट है। 2 कोशिकाएं ही तो हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ओवम, जिससे स्पर्म का रिएक्शन होता है। ओवम सबसे बड़ी कोशिका है मानव शरीर की, समझ गए? और सबसे छोटी कोशिका मानव शरीर की कौन सी है? स्पर्म। और स्पर्म ओवम जब मिलते हैं तो क्या बनता है? अच्छा, वो सबसे बड़ी हड्डी क्या नाम? अरे रिक्शा वाले 3rd क्लास के क्वेश्चन है जो अब नहीं पूछे जाते, तो रट्टा मारे रहो। बताओ सबसे छोटी हड्डी क्या नाम? अच्छा बताओ सबसे छोटी मसल का क्या नाम? कुछ नहीं, आगे यूएस लगा लो बस, स्टेबिटस हो गया। समझ गए? चलो अब अभी आगे पढ़ेंगे इसको। चलिए, हेपेटिक सेल मतलब समझ में आया। हेपेटिक से बनता है क्या? हमारा लीवर। और हेपेटिक सेल में क्या इंपॉर्टेंट होती है? रीजनरेशन। अब सुनो, जो कहते हैं ब्रेन, कहीं भी चोट लग जाए तो वहां पर ठीक हो जाता है, अगर यहाँ छिल जाए तो धीरे धीरे ठीक हो जाता है कि नहीं हो जाता है? इसी तरह यकृत भी अगर आपका गड़बड़ा गया तो धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है, दवाई एंटीबायोटिक चलती रहती है। पीलिया हो जाता है, पीलिया समझते हो? जब पीलिया हो जाता है, जब उल्टी सीधी चीजें हम खा लेते हैं तो क्या हो जाता है? ज्वाइंटिस हो जाता है। ज्वाइंटिस में क्या होता है? लीवर हमारा कहते हैं डैमेज हुएगा, और लीवर डैमेज हो तो आदमी छुआरा हो जाता सूख के, ठीक। छुआरा इसलिए हो जाता है क्योंकि लीवर का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लीवर इसीलिए आपको खींचे यहाँ पे, ये ब्लड का बहुत पुराना रिश्ता है यकृत से। जब पता है, जब आप बहुत छोटे होते हो, जब बहुत माँ के गर्भ में होते हो, तो उसमें यकृत ही ब्लड का निर्माण करता है। प्लस ना आ जाएगा कि बताओ, जब भ्रूण होता है या बहुत छोटी अवस्था होती है, शैशवावस्था, या माँ के गर्भ में भी जब बच्चा रहता है, उस समय ब्लड का फॉर्मेशन तो मानते हैं कि पाइपलाइन से, मम्मी की पाइपलाइन से सर्कुलेशन होता है, लेकिन जब बच्चा बाहर आता है तो उसमें ब्लड का निर्माण कौन करता है? अब भैया 1 महीने के बच्चे में भी पाइप डाले रहोगे क्या अंदर यूट्रस से? नहीं ना, वो तो काट दी जाती है जैसे डिलीवरी होती है। तो उसके बाद उसमें ब्लड का फॉर्मेशन कौन करता है? तो करता है यकृत भाई साहब। कौन करता है? यकृत भाई साहब। याद रखना, बच्चों में ब्लड का फॉर्मेशन कौन करता है? निर्माण कहाँ का कौन बनाता है? बच्चों में ब्लड कौन बनाता है? यकृत बनाता है। क्लियर इतनी बात? चलिए, हेपेटिक सेल से बनता है। हेपेटिक सेल की खास बात होती है पुनर्निर्माण कर लेती है। क्या कर लेती है? पुनर्निर्माण। इसीलिए लीवर जो होता है वापस फिर से ठीक हो जाता है, आदमी फिर से दुरुस्त हो जाता है, क्योंकि लीवर जब सही से काम करने लगेगा, समझो रीजनरेशन, नई नई सेल्स फिर बन जाती हैं। लेकिन बताओ, शरीर की वो कौन सी कोशिका है जो रीजनरेट नहीं करती? बताओ, वो है आपकी नर्व सेल्स, ब्रेन। ब्रेन में कोई भी, ब्रेन की जो न्यूरॉन सेल्स होती हैं वो रीजनरेट नहीं करती। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या नहीं पाया जाता है? सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। सेंट्रोसोम कोशिका के अंदर पढ़े होगे, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़े होगे, रिक्तिका पढ़े होगे, लाइसोसोम पढ़े होगे, केंद्रक पढ़े होगे, तो एक नाम और पढ़े होगे सेंट्रोसोम या सेंट्रोमियर। पढ़े हो? कभी सुने हो ना? नहीं सुने हो? आज जाके भैया जैसे भूगोल पढ़ते हो तो भारत का नक्शा देखते हो, हिंदी पढ़ते हो तो वर्णमाला पढ़ते हो, संस्कृत पढ़ते हो तो महेश्वर सूत्र पढ़ते हो, गणित पढ़ते हो तो 20 तक वर्गमूल घनमूल पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? पर्यावरण पढ़ते हो तो दिवस याद करते हो कि नहीं करते हो? करते हो ना? तो भैया आज चले जाना साइंस में जाके, विज्ञान में कोशिका खोल लेना। ये कोशिका जो है ना, ये बायोलॉजी की ABCD है। अब कहो तो ABCD पढ़ाएं तो कौन सी स्थिति हो जाएगी? समझ लो कि हिंदी क्लास हो, छोटा बड़ा ये पढ़ाया जाए, तो आप खुद समझ लो। इसलिए मैं कह रहा हूं, विज्ञान में कोशिका क्या है? ABCD है। ये नहीं समझे ना तो कुछ नहीं समझे। सारा खेल इसी में तो होता है। बताओ भैया, गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं? सही कह रहा हूं ना? चलिए, इतनी बात समझ में आ गई।
तो इसमें क्रोमोसोम नहीं पाए जाते हमारी ब्रेन में, इसीलिए ब्रेन वाला आदमी मर ही जाता है फिर जिंदा। इसीलिए सर में अगर चोट लगती है तो फिर वो रीजनरेट नहीं होती, फिर वो बचपन में लगी तो जीवन पर्यंत चलती है। इसीलिए सर बचा के रखना चाहिए, हेलमेट लगा के चलना चाहिए, और कहीं तो रीजनरेट हो जाएगा, यहाँ नहीं होगा। चलो, इसीलिए आपका दिक्कत कर जाता है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। यकृत जो है, यकृत कहाँ होता है शरीर में, बताओ। यकृत हमारे शरीर में कहाँ होता है? यहाँ होता है, यहाँ होता है, यहाँ गर्दन घुसा होता है। अरे भैया पेट में होता है, पेट के थोड़ा नीचे होता है। और किस तरफ होता है, बाएं कि दाएं? कहाँ होता है, इधर होता है कि इधर? बाएं तरफ होता है। कभी भी चाकू इधर मत मारना, नहीं यकृत फिर जनरेट हो जाएगा, आदमी फिर बच जाएगा। मान लो उसका कोई खुफिया जान गए, हमेशा चाकू इधर घुसेड़ना और घुसेड़ इधर घुमा देना 2-3 बार। इधर होता है प्लीहा, तिल्ली, ब्लड निकल जाएगा, काम खत्म हो जाएगा उसका। तिल्ली में ब्लड बैंक कहा जाता है ना, तो तिल्ली होती है, चाकू हमेशा इधर मारिए, ठीक। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई तो लिख लीजिएगा, दाएं साइड उपस्थित होता है यकृत। दूसरा, इसका जो घाम होता है 1.5 किलो होता है, 1.5 kg का लगभग होता है, लगभग। अच्छा हाँ सॉरी, इसमें उल्टा लिख गया है, लिख लीजिएगा बाएं साइड होता है, तो दाएं लिखा हुआ था, मैं दाएं बोल दिया। चलिए, बाएं साइड लिख लीजिएगा, यकृत होता है आपका बाएं साइड, ठीक। चलिए, ये सब तो यकृत का जो था सो था। अब समझो यकृत का मेन काम नंबर 1। यकृत जो होता है, कितना बजे समय हो गया, हमको छोड़ दें। चलिए अब छोड़ देते हैं, नहीं तो आप बिल्कुल पढ़ नहीं पाएंगे, दूसरी क्लास है ना। चलिए, यकृत का एक लाइन और, एक चीज लिख लीजिए, बस हट जाए। यकृत के बारे में एक चीज लिख लीजिएगा, यकृत के 3 इंपॉर्टेंट काम होते हैं। 3 क्या, बहुत सारे काम होते हैं, लाखों के काम होते हैं। यकृत लाखों की चीज होती है, ठीक। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। हाँ, यकृत का जो पूछे जाने वाले पेपर में क्वेश्चन हैं वो जरा लिखो, हम अपने हिसाब से क्रमबद्ध लिखा दे रहे हैं आपको, ठीक। यकृत का पहला काम, आपने एक बीमारी सुनी होगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, आजकल बहुत आम तौर से हो गया, ज़्यादातर सुन रहे होगे कि हार्ट अटैक आ रहा है, आम बीमारी हो गई हार्ट अटैक। पहले आता नहीं था, अब तो हर चौथे आदमी को हार्ट अटैक समझ में आता है, ठीक। या हार्ट अटैक नहीं भी आया तो पता चक्कर खा गिर गया, कहीं डॉक्टर कहीं कि वो कराओ, इको कराओ, इनका एंजियोप्लास्टी करवाओ, पता चला इनमें छर्रे पड़ेंगे। क्या पड़ेंगे? छर्रे डाले जाएंगे, इनकी ब्लॉकेज हो गई, हार्ट 50% काम कर रहा है, 40% कर रहा है। बवाल सुने हो ना दुनिया भर का तमाशा, बहुत दिक्कत होता है ना। 1.5 लाख का 2 छल्ला डलवाओगे तो ये 1.5-2 लाख रुपए खर्चा आता है। बना है लॉरी, लखनऊ फेमस है लॉरी, सुने हो ना, सुने हो। कभी भी ऐसी दिक्कत है तो लॉरी ही जाइएगा, बहुत बढ़िया अस्पताल है, ठीक है। तो इतनी बात आप समझे, इतनी बात समझ में। तो सोचो, इस बीमारी से यदि बचना है तो यकृत का विशेष ध्यान रखना। कारण क्या है, नाम सुने होंगे कि जब डॉक्टर ये बात होती है तो आप पूछते हो भैया डॉक्टर साहब ये सब क्यों हो गया, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है। क्या बढ़ा है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है। अगर शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा तो पक्का तुमको ले जाएगा हार्ट, ठीक। कुछ नहीं होगा, हल्का सा धक्का लगेगा, तुम्हें चक्कर आएगा, तुम अल्लाह प्यारे हो जाओगे। समझ गए बात को। इसलिए कभी भी अपने आप को बहुत बलवान न समझो। नहीं, एक्सरसाइज करने वाले लोग भी चले गए, समझ रहे हो ना मेरी बात को। कहने बताने की जरूरत नहीं है, ये अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी इसीलिए कहते हैं कि कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। जिस टाइम भगवान ने अपना इम्बैलेंस किया बॉडी में, तुरंत तुम्हारा काम हो जाएगा। इसलिए जब तक हो अंतिम दिन समझ के खुशी से जियो। समझ रहे हो ना। बॉडी में, बॉडी का कोई भरोसा है? बस इंश्योरेंस वाले भरोसा दिला देते हैं, ठीक है। उनको क्या, उनको अपनी पॉलिसी बेचनी है, उनसे क्या लेना देना। लेकिन दिक्कत तो हमारी है ना। तो सुनो, अब जो कोलेस्ट्रॉल होता है, सुनो, एक नाम सुनोगे कोलेस्ट्रॉल, लिख लो कोलेस्ट्रॉल। अरे थोड़ा बहुत पता भी होना चाहिए। घर में आपको अपने मम्मी पापा का ध्यान भी तो रखना है। पढ़े लिखे रहोगे तभी तो ध्यान रखोगे, कि पानीपत का युद्ध बता के ध्यान रखोगे। कोलेस्ट्रॉल जाने रहोगे तो किसी की जान बचा सकते हो। समझ रहे हो ना बात को। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से पढ़ो। कोलेस्ट्रॉल, ये कोलेस्ट्रॉल कौन सी बला है बताओ भाई, कोई बताओ, आप में से कोई बता सकता है? बताओ। विज्ञान ऐसा पढ़ा दूंगा ना, घुस जाएगी आपकी आत्मा में। सही बता रहा हूँ, दवाई नहीं लिख पाओगे क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की हो, बाकी डॉक्टर तुम बन जाओगे पूरे के पूरे। सही बता रहा हूँ। और नहीं लग रहा तुम्हें कि तुम्हें कुछ चीजें समझ में आ रही हैं? अगर आ रही हैं तो अच्छी बात है, नहीं आ रही तो कोई बात नहीं। कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल का नाम सुनो कि यहू नहीं सुनो? कोरोना वायरस का नाम सुनो? अगर कोलेस्ट्रॉल का नाम सुन लो कुछ दिन बाद सबके हो जाए। अमेरिका चले जाओ, आमतौर से कोलेस्ट्रॉल फेमस है, वायरल बुखार की तरह, क्योंकि वहाँ का है सब खाए खाए चर्बी बढ़ाए हैं।
सुनो कुछ नहीं होता, ध्यान देना। हमारे शरीर में ब्लड में जरूरत होती है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से मिलता है ग्लूकोज, बताया था ना मैंने। तो कार्बोहाइड्रेट टूटता है किसमें? C6H12O6 में, इसको बोलते हैं ग्लूकोज। क्लियर है मेरी बात? ध्यान दीजिएगा, ठीक। इसको कौन सा एंजाइम तोड़ता है? जब पाचन तंत्र पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, तो लगे हाथ हम ये क्यों ना जान ले, जब ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो हमको भैया ये भी बता दो गुरुजी कि कौन इसको इसमें बदलता है, महान काम करता है। जानना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? बताओ भाई, राजा महाराजा के साथ जाओगे तो खातिरदारी होगी कि नहीं होगी तुम्हारी भी? तो वही हाल। तो याद रखना इसको कौन इसमें बदलता है, तो याद रखना कौन बदलता है, कौन सा एंजाइम। बदलने का काम एंजाइम का होता है विज्ञान में, बदलने का काम एंजाइम का। कौन सा एंजाइम बदलता है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में? कौन बदलता है बताओ भाई? एमाइलेज, ठीक है। कंडीशन पे है कहां कहां बदलता है। मुंह में बदलेगा तो टाइलिन, लार से टाइलिन आता है। यकृत में बदलेगा तो एमाइलेज, समझ गए। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है कौन? ये भी प्रश्न बन सकता है। एक क्वेश्चन और आपका कनेक्ट हो गया यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट काहे में बदलता है, दूसरा क्वेश्चन। अब सुनो, ग्लूकोज इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए कि नहीं? जरूरत से ज्यादा खाना खाओगे और एक्सरसाइज नहीं करोगे, दिन भर टीवी देखोगे, एसी में पड़े रहोगे, गाड़ी से घर जाओगे, 4 व्हीलर से घूमोगे, तुम कोई एक्सरसाइज करोगे? जब एक्सरसाइज करोगे नहीं तो ग्लूकोज का कोई यूज होगा? जब ग्लूकोज आरबीसी भी सुस्त पड़ी रहेंगी, जब ग्लूकोज का काम होगा नहीं, तो एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज आपकी बॉडी में काहे में कन्वर्ट किया जाता है? ग्लाइकोजन में, क्योंकि भगवान ने तो ग्लाइकोजन बना रखा है। और ग्लाइकोजन जब अतिरिक्त हो जाता है तो बन जाता है कोलेस्ट्रॉल, फिर आदमी मोटल्ला सा हो जाता है, खूब फैलता चला जाता है। समझ गए बात को? इसीलिए कहा जाता है कि एक्सरसाइज करो, दौड़ो, साइकिल चलाओ। इसीलिए अमीर लोग कहाँ जाते हैं? जिम जाते हैं पसीना बहाने। समझ में आई बात? बस 2 मिनट और, बहुत छोटा सा टॉपिक बस खत्म कर दें, ठीक है। समझ में आई? समझ में आई कि नहीं आई? बुद्धि में घुसी कि नहीं घुसी? ठीक है। तो आप कहाँ पसीना बनाओ? अपने घर में बहाओ, काम धाम करो, सुस्त ना बैठो, नहीं काम खत्म हो जाएगा। इसीलिए कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए अव्यवस्थित खाना मत खाओ, मोमोजो खाओ, चाउमीनो खाओ, डोसा खाओ, खाना खाओ, टिक्की खाओ, पड़े रहो, मोबाइल चलाओ, तो क्या हुई? कोलेस्ट्रॉल हुई। और कोलेस्ट्रॉल हुई तो हार्ट का धक कसे, और कहीं का होगा, कहीं हार्ट अटैक पड़ गया, कहीं तो कहीं अच्छा, कहीं बहुत अच्छे आदमी थे। क्या मतलब? मोमोज बहुत खाते थे, तो काहे उल्टा सीधा खाओ, अच्छा अच्छा खाओ ना। पहले के लोग अच्छा अच्छा खाते थे इसलिए दुरुस्त रहते थे। आज का है डालडा वाला समोसा खाते हैं और डालडा बन जात बाद में। कारण क्या है? ये सब ज्यादा जरूरत ज्यादा हो जाएगा। ग्लाइकोजन आपकी सुविधा के लिए बनाया भगवान ने कि आपका वेस्टेज ना जाए। आपका पेट्रोल है, आपकी वो चाशनी है जो जलेबी से चू रही है, वो फिर चली जाए। जब बार बार चुआए रही हो तो एक दिन ओवरफ्लो हो जाए, और जाएगा कहाँ जमा हो जाए? कोलेस्ट्रॉल वेसल्स में, और वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है, फ्लो चल रहा है, कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है, फ्लो चल रहा है, कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है, फ्लो चल रहा है, एक दिन ज्यादा जमा होगा, ब्लॉकेज, तुरंत अटैक, विस्फोट करेगा और खून जाएगा नहीं, वापस आएगा, धक्का कैसे बोलेगा, पटाखा दग जाएगा, तुम्हारा काम तमाम। समझ गए मेरी बात? कुछ पल्ले पड़ा? यही है हार्ट अटैक। और ये 3 बार आवत काहे लिए? पहली बार हल्का था आवत, दूसरी बार और हल्का आवत, तीसरी बार ले जाए तुमका उठाएगा, नहीं यहीं पैरालिसिस हो जाता। पता लगा यहाँ खून की जरूरत है, अब यहाँ से हार्ट भेज ही नहीं पा रहा है, तो दिमाग ऐसे ऐसे करे लगा। बहुत लोग ऐसे ऐसे करत कर चले जाते, ऐसे टेढ़े हो लगे। नहीं देखो, कबो कबो देखी हो, अगर सिचुएशन पड़ गई तो दिखाई देगा ये सब चीज, तो समझ जाना। समझ रहे हो ना? और ऐसी कंडीशन में विशेष ध्यान देना। तुरंत लेके डॉक्टर के पास भागना, घर में रोकने की कोशिश मत करना, ठीक। एंटी कोगुलेंट डाले जाते, तड़ातड़ काम होता है। चलो बच गए तो बच गए, नहीं तो फिर कब्रिस्तान तो है, सॉरी शमशान घाट कब्रिस्तान सब एक ही चीज होता है, विसर्जन किया जाता है यहाँ पे। इतनी बात समझ में आई? अब सुनो, यहीं पे क्वेश्चन लपेट लो जाते जाते। क्वेश्चन नंबर 1 कल बताएंगे आगे की चीजें। क्वेश्चन नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट, जब कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, अब सुनो, जब अतिरिक्त मात्रा ग्लूकोज की हो जाती है तो इसको ग्लाइकोजन में कौन कन्वर्ट करता है? लिख लो, कौन कन्वर्ट करता है? कौन कन्वर्ट करता है ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा को ग्लाइकोजन में? मैंने बचपन में बताया था, जब आप बहुत छोटे थे, बताया था भैया, बताओ भैया। यकृत लगा होता है, ये लगी होती है क्या? पित्ताशय।
इसको बोलते हैं पित्ताशय, और ये यहाँ बगल में लगा होता है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज आज जाके ह्यूमन बॉडी भी देख लियो कि हार्ट कहाँ होते, बताइयो हार्ट यहाँ है नीचे, कल बताओगे तो फिर हम तो फिर पूदिन जावे यहाँ से नीचे, हम कहें अरे बाप रे बाप, तो हम हार्ट पढ़ा डाला, ये बता रहे हैं पैर के नीचे, किडनी बताइयो खोपड़ी के अंदर होता है, तो इतनी बेइज्जती ना करना हमारी। ये पेनक्रियाज है, ये है आपका पित्ताशय। तो पेनक्रियाज से 2 बूंद निकलत हैं, बतावा रहा। एक बीमारी और सुने हुई यही कि पिताजी हैं, उनका नाम है मधुमेह। यहू बहुत परेशान किए है मम्मी पापा लोगन का। शक्कर नहीं खाते, चाय नहीं पी सकते, है ना, रसगुल्ला नहीं खा सकते, पैसा बहुत है लोगों के पास, काहे तक खाए खाए तुम इका ग्लूकोजन बना कस्ट्रोल बना लियो। ठीक, अब ग्लूकोज ज्यादा हो जाए, ना बदल पाओ जल्दी ग्लाइकोजन में, तो कोलेस्ट्रॉल तो जब बाबा मरिए भूत होई, उससे पहले अगर यही का नहीं बदल पाओ नहीं है माँ, तो हो जाए मधुमेह। जरूरत से ज्यादा शर्करा मधुमेह, हाई ब्लड शुगर, और हाई ब्लड शुगर हुआ तो किडनी लीवर फेफड़ा कुछ हो जा सकता तुरंत तत्काल प्रभाव से तुम्हारा, शर्करा की अतिरिक्त मात्रा। तो इसीलिए भगवान को चिंता थी, इस बीमारी के बारे में भगवान जानते थे, इसके बारे में भी जानते थे, इसीलिए भगवान ने सारा सिस्टम है। लेकिन हम लोग ऐसे इंसान हैं कि हमको कोई लेना देना, किसी से नहीं डरते, कुछ भी खाओ कुछ भी डालो, डस्टबिन समझ रखा है शरीर को, समझ रहे हो ना, कचरा डालने वाली पेटी, भरे रहो इसके अंदर जो मिल जाए। सुनो ध्यान से, मधुमेह, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्जन होता है मधुमेह। मधुमेह की बात करें तो मधुमेह ना हो, इसलिए भगवान ने जल्दी जल्दी कन्वर्जन बनाया कि जल्दी जल्दी जितनी जरूरत हो उतना यूज हो, जितना ना बचे उतना यूज हो, क्योंकि ये मधुमेह खतरनाक बीमारी है। इसलिए भगवान ने एक 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 हार्मोन बनाया, जो हार्मोन पेनक्रियाज से निकलता है, इसका नाम होता है इंसुलिन। क्या नाम होता है? इंसुलिन का इंजेक्शन ठोका जाता है, जिसको बहुत शक्कर बढ़ जाती है, जिसके शरीर में 450-500 तक पहुंच जाती, किलो कैलोरी तक पहुंच जाती है, गड़बड़ा जाता है मामला, समझ रहे हो ना, वहां पर लगाया जाता है, नहीं तो आदमी तुरंत टाइफाइड हो जाएगा। सीधा बता रहा हूं, जिसका ब्लड शुगर 450 तक पहुंचा या 400 पहुंचा, भाई साहब यहाँ से पतली नाली निकलेगी, तुरंत ब्रेन हेमरेज होगा, तुरंत हार्ट तुरंत फेल हो जाएगा, बचने की कोई उम्मीद नहीं, तो फिर पैरालिसिस पड़ जाएगी। ये 2 बीमारी तो होनी है, बचा नहीं सकते आप आदमी को, समझ रहे हैं ना बात को, क्लियर। चलिए, इंसुलिन तो पूछा जाता है, इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। कहां से रिलीज होता है? पेनक्रियाज से, लिख लेना पेनक्रियाज। बस ये लास्ट को टॉपिक था, पेनक्रियाज। बहुत चीजें इंपॉर्टेंट है, हम सब कवर करेंगे यकृत में, घसीट लेंगे पूरा ह्यूमन बॉडी यकृत के अंदर, नए तरीके से पढ़ लोगे यकृत, कभी नहीं पढ़े होगे, आधी विज्ञान आ जाएगी आपको यकृत से, क्योंकि यकृत ऐसा ऑर्गन है जो पूरे शरीर में अपना तांडव कर रहा है। ठीक है, तो मेन तांडव वाले को पकड़ लिया जाए ना, पूरा इलाका अपने कब्जे में। ठीक, पेनक्रियाज, पेनक्रियाज से इंसुलिन निकलता है। कहां से निकलता है? पेनक्रियाज से। ठीक है, और ग्लाइकोजन ज्यादा ना होने पाए तो भगवान ने कहा कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, बच्चे के लिए कुछ करना पड़ेगा, तो इन्होंने वापस फिर ग्लाइकोजन को कन्वर्जन स्टार्ट किया ग्लूकोज में, और इस हार्मोन को कहते हैं ग्लूकेगॉन। कौन का हार्मोन? ग्लूकेगॉन। यही 2 इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन, और दोनों कहां से निकलते हैं? पेनक्रियाज से निकलते हैं, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, अब सुन लो बस जाते जाते 2 पॉइंट और, इसके बाद अब नहीं बोलेंगे। ठीक, पूछता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में इंसुलिन बदलता है, तो इस क्रिया विधि को क्या कहा जाता है? ग्लाइकोजिनेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्लाइकोजिनेसिस। पूछता है पेपर में, ग्लाइकोजिनेसिस की क्रिया में क्या बनता है, तो बता देना ग्लाइकोजन, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज मत बता देना। क्या बताओगे? ग्लाइकोजन। देख लो, ग्लाइकोजिनेसिस, ग्लाइकोजिनेसिस, ग्लाइकोजिनेसिस। ठीक है, ग्लाइकोजिनेसिस। और कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ने पाए, इसलिए भगवान ने वापस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का प्रयास शुरू किया। किया कि नहीं किया? किया ना भैया। तो इसको कहते हैं ग्लाइकोजिनोलिसिस। ग्लाइको लिख लो, ग्लाइकोजिनोलिसिस। वो ग्लाइकोजिनेसिस है, ये ग्लाइकोजिनोलिसिस है। क्लियर? चलिए बस आज के लिए इतना ही। वो ग्लाइकोजिनेसिस है, ये ग्लाइकोजिनोलिसिस है। सब पढ़े रहना, हम थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि पूरा डिटेल में नहीं पढ़ाया जा सकता। मोस्ट चीज़ें इंपॉर्टेंट खींच लेंगे। आपका पेनक्रियाज भी लगभग सोचिए, एक एंडोक्राइन ग्लैंड घसीट ली हमने, पेनक्रियाज आपकी 2, 3, 4 क्वेश्चन बढ़िया, ज़्यादातर मोस्टली क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं। क्लियर? याद रहेगा इतना? चलिए कल लीवर को और आगे बढ़ाएंगे। ठीक, लीवर बहुत अच्छे काम करता है, वसा को भी पचाता है। ठीक है, प्रोटीन का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, सारे पाचन भी यहीं होते हैं। विटामिन भी आपके यहीं बनते हैं, विटामिन B12, विटामिन B9, फोलिक एसिड भी यहीं बनता है। आरबीसी का फॉर्मेशन किससे होता है? विटामिन B12 और विटामिन B9 से, यानी जिसको फोलिक एसिड बोलते हैं।
जब गर्भावस्था होती है तो डॉक्टर साहब दो ही ज़्यादा चीज़ें लिखते हैं, एक फॉलिक एसिड यानी विटामिन 9 और आपका आयरन, वो भी यहीं पे बनता है क्योंकि वही तो मेन ब्लड बनाता है, और जब ब्लड बनाएगा तो यकृत का फॉर्मेशन करेगा, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। कल पढ़ेंगे इसको और आगे हम लोग, ठीक। चलिए आज यहीं तक।